हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के सीडीपी सब्जेक्ट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो आज भी हम लोग सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी डिटेल चर्चा करने की वहाँ डिटेल चर्चाएँ भी होंगी। और कोशिश किया जाएगा कि प्रश्न के सिर्फ उत्तर ही देखे जाएँ और जहाँ पे थोड़ी मोड़ी डिस्कशन की बात हो वहाँ डिस्कशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सीटीपी के जो प्रश्न होते हैं लेंदी होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड भी होते हैं, उन पर भी हम चर्चाएँ करेंगे। और आप बने रहिए। अगर एक बार और एक बात जो है मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। शुरू करते हैं, चलिए आज के पहले प्रश्न। और ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जो है सीखने से अधिगम क्षमताओं से संबंधित है। आई होप आपको पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रभावी अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? एक प्रभावी, एक इफ़ेक्टिव टीचर होने के लिए, एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन देने के लिए आपको किस प्रकार की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? वो क्या है कि पुस्तकों के उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। ठीक है, सिर्फ पुस्तक से उत्तर उत्तर लिखवाया जाए, प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाए और कुछ नहीं। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। समूह गतिविधि नहीं करवाना है, बारी बारी से बच्चों को देखना है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान का अनदेखी करना। ठीक है, अनदेखी के कारण प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। तो देखिए, एक प्रभावी टीचर का मतलब यही होता है कि अगर आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 20 पर आपका इक्वल ध्यान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, भले ही टाइम टेकिंग हो, लेकिन अगर आप कॉपी चेक कर रही हैं तो 20 बच्चों की एक साथ कॉपी चेक करें, यानी कि बारी बारी करके। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों का आज करें फिर कल करें, है कि नहीं। होमवर्क एक साइज़ का। और ये होता है कि एक स्कूलों में बहुत ज़्यादा आपने भी देखा होगा, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रही होंगी या आप पढ़ा रहे होंगे या स्कूल में होंगे किसी लगी हुई इस टाइम, तो आप देखते होंगे कि पूरे क्लास में एक सब्जेक्ट का एक ही जैसा होमवर्क दे दिया जाता है, जो कि तरीका गलत है। आप जानते हैं इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे के जो आईक्यू लेवल है, उनके सोचने की क्षमता है, उसको अलग अलग प्रकार से होमवर्क या गृह कार्य देना चाहिए। तो आप देख के पहचान गए होंगे कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। यही एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखते हैं, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ पर। ठीक है, अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय या बाल मनोविज्ञान का। तो देख लीजिए, ऑप्शन देख के ही आप जो है क्वेश्चन देख के ही आप ऑप्शन सही कर देंगे, टिक कर देंगे। क्या है कि सिर्फ अध्यापन का, सिर्फ जो सब्जेक्ट हमको आता है या जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है उसी का हमें नॉलेज रहे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको समझाने का तरीका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, और बाल मनोविज्ञान, जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम में सिर्फ बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। अदर बहुत ही कम, अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल की चीज़ों को, सब्जेक्टों को देखेंगे तो आपको पेडागॉजी सेशन नहीं मिलता है। तो यही कारण है कि बाल मनोविज्ञान और अध्यापन विषय दोनों में निपुण होना चाहिए एक शिक्षक को। क्यों? क्योंकि विषय का ज्ञान होना चाहिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरा है कि बाल मनोविज्ञान में आप किस प्रकार के बच्चे को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत सी विधियां हैं। तो इससे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सशक्त विद्यालय के शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मक मतलब आप कंपटीशन, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। ठीक है, एक जो सशक्त विद्यालय, निपुण विद्यालय है, उसमें जो योग्य शिक्षक हैं आप उनमें किस प्रकार का ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। तो देखिए, जो टीचर होने चाहिए वो एक दूसरे से योग्य होने चाहिए, ताकि वो बच्चे को क्या करे, समझा सके, चीज़ों को हैंडल कर सके क्लासों में। तो ये हो जाएगा तीसरे का जो सही आंसर। देखिए, वैसे तो पेडागॉजी सेशन में कंपटीशन जो होता है, जब प्रतिस्पर्धात्मक की बात होती है, सिर्फ प्रतिस्पर्धा की बात होगी, तब वो टॉपिक गलत होगा। लेकिन यहाँ पे अभिवृत्ति जुड़ गया है कि क्या करना है, एक सशक्त विद्यालय में शिक्षक को, ठीक है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं चाहिए लेकिन टीचरों में चाहिए, ताकि हर टीचर ये चाहे कि मैं जो आगे मेरे सामने जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैं उनसे बेहतर करूं।
ये वाला जो है कंपटीशन चाहिए। तो ये तीसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पेडागॉजी सेशन में कंपटीशन प्रतिस्पर्धा गलत है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए नहीं टीचर के लिए कहा जा रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होते हैं उनकी जो भाषा उनकी इम्पोर्टेंट नहीं करती, बच्चों की भाषा इंपॉर्टेंट करती है कि बच्चा किस प्रकार से, आप किस लहजे से टीचर को समझ सकता है, और टीचर उसी प्रकार से अपने आप को जो है कि चेंज करेंगे, है कि नहीं। जो है बच्चे विद्यालय या शिक्षक के हिसाब से नहीं बदलेंगे, बच्चों के हिसाब से विद्यालय का परिवेश और शिक्षक बदलना चाहिए। ये आप पेडागॉजी में हमेशा पढ़ते हैं। तो 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए एक शिक्षक के लिए, वो है धैर्य और दृढ़ता। आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप 20 बच्चों को पढ़ाएंगे तो 20 बच्चे अलग होंगे, उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, याद करने के तरीके, बोलने के तरीके डिफरेंटली अलग होंगे, ठीक है। तो क्या उसमें टीचर को धैर्य, पेशेंस होना चाहिए, और उनमें कुछ करने की, कि मैं इस बच्चा, ये कमज़ोर है बच्चा, तो मुझे इस बच्चे को ठीक करना है, ताकि बच्चा जो भी कॉलेज में या जो भी क्लास में आपके अपर लेवल का बच्चा है उसकी बराबर आ सके। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये कितना, 3 और 4, हाँ ये 4 हो गए। 5वां प्रश्न रहा कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर, किसी प्रॉब्लम पर चर्चा का विषय दिया जाता है, उनके सीखने का वक्र होता है। जब कोई प्रॉब्लम हो और उसके बाद हम ग्रुप डिस्कशन करें, तो आपको पता है कि ग्रुप डिस्कशन इफ़ेक्टिव है हमेशा। आप अगर निजी लाइफ में भी, अगर आप कॉलेज के दिनों में रहे होंगे या आप हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ रहे होंगे, या कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे होंगे, तो आप जानते होंगे कि जब जो टॉपिक हमें नहीं समझ में आता था, हम ग्रुप डिस्कशन क्या करते थे कि अपने जो फ्रेंड थे, अपने जो क्लासमेट थी, उन लोगों के साथ उन लोगों के साथ हम डिस्कशन करते थे कि यार तुम्हारा कैसे लग गया, हमारा नहीं हो रहा है, हमें भी बताओ। तो अपना अपना माइंड लगता था और वहाँ पे निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट निकल के आ जाते थे। तो सीखने का वक्र क्या होगा? बेहतर होगा, स्थिर होगा, अवनत होगा यानी कि कम होगा, समान होगा। तो 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप समझ रहे होंगे कि जब जिस बात की जिस चर्चा हो रही है, जिस क्वेश्चन की यानी कि समस्या समाधान को ग्रुप डिस्कशन में हल करना, सॉल्व करना, तो ऑप्शन जब इतना सही है तो ऑप्शन बेहतर ही होगा, ठीक है। जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं या करने का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है। देखिए, ये वन लाइनर जो है लोग अपनी अपनी मत देते हैं बाल मनोविज्ञान में, पेडागॉजी सेशन में, अदर भी सब्जेक्ट में आप देखते हैं कि बहुत से वैज्ञानिक होते हैं। बाल विज्ञान की बात करी जाए तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो प्रत्येक सेशन में अपनी अपनी मत रखते हैं, तो उन्हें याद करना है और डेफिनेटली 3-4 नंबर बन जाते हैं। यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको रट लीजिए। व्यवहारवाद से संबंधित प्रश्न आएगा सीखने से, वो एक अलग सेशन आएगा 1 आध 1.5 घंटे का, और सिर्फ हम चर्चा करेंगे कथन के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे जो अर्जन की बात करते हैं, ठीक है। वो तो आप समझ रहे हैं कि जब अर्जन और अधिगम की बात कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गैने या पाठ्यक्रम। तो छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो हमेशा अर्जन की बात जो करते हैं वो बात करते हैं आपके वुडवर्थ साहब। तो ये जो कथन है ये वुडवर्थ साहब के द्वारा दिया गया है। अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या है? ठीक है, अभ्यास, प्रैक्टिस से, या जो एक्सपीरियंस बच्चे ने अपने वातावरण से, अपने शिक्षकों से, अपने क्लास से सीखा है, वो व्यवहार किस प्रकार का, अस्थायी परिवर्तन कब होगा? चिंतन, प्रत्यक्षीकरण करके, अधिगम करके, या सृजन करके। तो देखिए, 7वें के सही आंसर की बात आप करेंगे तो चिंतन करने से, जो जब प्रॉब्लम होती है तब हम सॉल्व करने के लिए चीज़ों को चिंतन करते हैं, ठीक है। तो ये आप
ऑप्शन क्वेश्चन से बिल्कुल ही अलग है, तो ये तो होगा नहीं। प्रत्यक्षीकरण की बात तब होगी जब हम बच्चे से कुछ पूछ रहे होते, प्रश्न ऐसा होता कि बच्चा अगर कोई काम बच्चे को दे दिया गया है तो उसको प्रूव करने की जब बात होती तब प्रत्यक्षीकरण हो जाता। सृजन की बात यहाँ हो नहीं रही है, बात हो रही है यहाँ पे अधिगम की, कि बच्चे अभ्यास और अनुभव द्वारा अस्थायी परिवर्तन तब होता है जब वो अधिगम करता है। अधिगम तभी कहा जाता है जब बच्चे अधिगम करने के बाद उनके जो मानसिक और शारीरिक संतुलन में अस्थायी परिवर्तन आए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। कैसा होगा? स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, अन्य चर या स्थिर चर। तो 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो परतंत्र चर होगा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। छोटे बच्चे जो हैं 1 to 5 उनके लिए एक अच्छा जो कौन सी विधि हो सकती है? प्रयास या भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या खेल विधि। तो देखिए, अनुकरण विधि तब अच्छी होती है जब बच्चा बहुत ही छोटा हो, जब वो स्कूल में नहीं जाता है। जैसे जब बहुत बच्चा छोटा होता है, यानी कि शिशुअवस्था में होता है, जब बोलने लगता है बच्चा, तो थोड़ा सा बहुत कम बोलने लगता है। ऐसे बोलने लगेगा तो बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे से कहते हैं बेटा मम्मा बोलो, पापा बोलो। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को कॉपी करने के लिए कहते हैं और बच्चा हमें कॉपी करता है, इमिटेट करता है, यानी कि अनुकरण करता है। तो यहाँ पे जो बात हो जाएगी कि प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने के बाद सबसे अच्छी विधि हो जाती है खेल विधि। ठीक है, खेल विधि। बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, इसीलिए किंडरगार्टन विधि बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई अपने समय में। ठीक है, व्याख्यान विधि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए विधि है, ये पढ़ाने की एक विधि है व्याख्यान विधि, लेकिन प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए नहीं है। आगे देखते हैं। मधु गणित में कमज़ोर है। इस प्रकार से सीटेट में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपने इस बार के सीटेट के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने देखा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन थे। और वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, उनके बारे में भी टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और डिटेल में चर्चाएँ हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि मधु गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसकी गणित में कमजोरी का क्या कारण हो सकता है? अक्सर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये सही नहीं है। हाँ, ये होता है कि अधिकतर बच्चियां इसलिए कमज़ोर होती हैं क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, हम थोड़ा सा बहुत बोर हो जाते हैं प्रैक्टिस करने में। तो ये बात हो जाती है। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, हम लोगों के माता पिता अनपढ़ हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है। ये ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप अनपढ़ हों और इसीलिए बच्चे भी अनपढ़ हों। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। देखिए, अगर उसे अध्ययन में रुचि नहीं होती तो सिर्फ गणित में ही थोड़ी कमज़ोर होती, और भी अदर सब्जेक्ट में कमज़ोर होती। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि गणित शिक्षण की विधि, जो पढ़ाने का जो तरीका है वो शायद गलत है टीचर की, इसीलिए मधु गणित में कमज़ोर है। अगर उसे और इंटरेस्टिंग तरीके से मधु को पढ़ाया जाता तो वो शायद और गणित में अच्छी होती, मैथ में अच्छी होती। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे देर से पहुंचते हैं तो स्टिक लगाते हैं। नॉर्मली अदर स्कूलों में होता है, और हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ सच में ऐसा हुआ है कि आप कभी कॉलेज देर पहुंचे और आपको स्टिक लगी हो? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसे डांटेंगे, उसे डांट लगाएंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना दोहराए। प्रधानाचार्य को बताएंगे, प्रधानाचार्य उनके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हम कॉलेज में जाते थे, हम और आप, तब भी स्टिक लगाने से पहले टीचर पूछते थे कि आपको कहाँ लेट हुआ है कि नहीं, तो हम बताते थे तो उसके लिए स्टिक लगती थी। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आपको लेट क्यों होता है स्कूल आने में। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि समूह में ग्रुप डिस्कशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। शिक्षक को आराम नहीं चाहिए, शिक्षक को तो जी भर खटाना है कि नहीं? तो शिक्षक को आराम नहीं चाहिए, ये ऑप्शन गलत होगा। आप कीवर्ड जानते हैं कि जहाँ शिक्षक को आराम मिले वो क्या है? गलत है। चाहे वो सीटेट यूपीटेट में दोनों में पूछे तो ये कीवर्ड हो जाता है, जिसे आप कीवर्ड कहते हैं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति मिलती है? नहीं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। तो सबसे अच्छा सटीक यही ऑप्शन लग रहा है कि 12 का जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे की जो भावनाएं हैं वो समझ में भी आती हैं और वो फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं
और चीज़ें जो समझ में आती हैं, जो नया सीखते हैं, वो अलग बात। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो उसे पार्श्वकरण कहेंगे, पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, जिसे जेडपीटी के नाम से जानते हैं, और वाइगोत्स्की साहब इसकी चर्चा करते हैं, आप जानते हैं। सहारा देना, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं जो हैं संज्ञानात्मक अवस्थाओं से संबंधित है, सिद्धांत से संबंधित है, जिसे पियाजे साहब ने दिया है। लेकिन यहाँ चिंतन की बात करी जा रही है, तो आप बताइए कि चिंतन पे सबसे ज़्यादा अपनी व्याख्या देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जहाँ बच्चे से बच्चे की सहायता की जाए, वहाँ पे वो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, सहारा देना, ताकि बच्चा जो है बहुत कन्फ्यूजन में, सिर्फ कन्फ्यूजन में थोड़ी सी आप हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने जो है प्रूफ कर पा रहा है चीज़ों को, और अपने जहाँ तक उसका एम है, गोल है, वो अपने गोल तक पहुँच जा रहा है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ? तटस्थ तो नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक बिल्कुल नहीं। दो ऑप्शन आपके पास बचा, इन दो ऑप्शन में क्या सही होगा आप जानते हैं बेहतर, कि हमेशा माता पिता की जो भूमिकाएं होती हैं बच्चों को सिखाने में, हमेशा उस पर तत्पर रहना चाहिए। एज ए पेरेंट्स आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो अग्रोन्मुखी ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। ठीक है, वैसे तो जो है जब छोटे होते हैं बच्चे, तो अपनी जिम्मेदारियाँ माँ बाप बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि जब हम अपने एज में होते हैं, जब हमें पढ़ने का समय होता है, तो हम बहुत ज़्यादा इधर उधर डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं हो पाता हमसे, तो हम सोचते हैं इम्पॉसिबल है, एग्ज़ाम तो हमारे लिए बना ही नहीं है, या वाह। तो नहीं, जैसे हम लोगों को मम्मी पापा ने देखा है बचपन से लेके अब तक, हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए उनको, क्योंकि वो हो सकता है कि आप एजुकेशन करें या कहीं अपना और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेरेंट्स के लिए, है कि नहीं? चलिए फ़िलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 15 क्वेश्चन है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में जाने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं, ये ट्रू है ना? आपके विचार में इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर गांव से अगर आप रिलेट करते हैं, तो आप इससे बिल्कुल इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे, अगर आप गांव से हैं तो। क्या होता है कि बच्चियां जो होती हैं, भारत के अधिकतर गांवों में या शहरों में भी अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चियां आके कॉलेज या स्कूल से उसके पहले भी अपना घर का काम निपटा के जाती हैं और आती हैं, फिर घर का काम करती हैं। तो उसके लिए गृह कार्य किस प्रकार से एक शिक्षिका को देना चाहिए? शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। बच्चे के माता पिता में से उनके गृह कार्य पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। एक तो सॉरी, ये जो स्पेस है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देता है। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, दंड की बात जहाँ होगी वो गलत होगी, आपको पता है। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही होगा। हमेशा आप जानते हैं कि ये तीनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, ज़्यादा बेहतर है इन तीनों ऑप्शन के बजाय, वरना इसके यहाँ और भी अगर ऑप्शन होते तो वो सही हो सकते थे, है कि नहीं? कि घर, आप जानते हैं कि हमेशा जो पेडागोगी बात करता है वो आपके इन्वायरमेंट से, पूर्व ज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ पे वो चर्चा हो जाती है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किसमें विभिन्नता के कारण है? क्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता शैली या मूल्य? तो देखिए, सीखने की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है, तो हमेशा आप जानते हैं कि सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई सुबह 4 बजे से पढ़ना पसंद करता है, और जैसे कि मैं हूँ, मैं सुबह 4 बजे से उठ के नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे, अगर मैं क्लास में हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, तो 8 या 9 बजे से तो मुझे नींद आने लगती है दोपहर तक। तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे से नहीं पढ़ पाती हूँ। हालाँकि ये बहुत अच्छा माना जाता है कि आप 4 बजे से या 3 बजे से उठ के चीज़ों को पढ़ें,
कंसंट्रेट होते हैं बच्चे, लेकिन मेरे लिए ये नहीं है, क्योंकि सबके जो एजुकेशन का तरीका है, सबके पढ़ने का तरीका है, सीखने का तरीका है, वो अलग है। तो इस प्रकार से तो ये अधिगम शैली में विभिन्नता है उनकी, कि वो पढ़ना अलग अलग से चाहते हैं। कुछ बच्चों को किसी टाइम पढ़ना पसंद है, कुछ बच्चे ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये उनकी अधिगम शैली की विभिन्नता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण को खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। देखिए, जो खेल पद्धति क्यों पढ़ाना सही है, खेल विधि से। अभी अभी खेल विधि से प्रश्न आया था। तो आप जानते हैं कि विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से ये कहा जाता है, हमेशा आप विकास में ही पढ़ेंगे। जब विकास डेवलपमेंट में आप पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है आपकी विधियों का सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। तो वो एक चैप्टर है जिसमें डिटेल बात करेंगे हम लोग, जब एक बार नोटिफिकेशन सी टेट का यूपी टेट का आ जाएगा, माफ़ करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना और वर्गीकृत करना। तो देखिए, संज्ञान कॉग्निटिव थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, या कॉग्निटिव एक्शन से बात हो रही है यहाँ पे। तो 18 के सही आंसर की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब संज्ञान की बात होती है तो वर्णन पहचान नहीं, उसमें अगर बच्चा अंतर कर पाता है चीज़ों को, ठीक है, किस प्रकार से उसको आलोचनात्मक तरीके से या अंतर कर पाता है, किसी भी तरीके से बच्चा अंतर कर पाता है कि जो, जैसे कि आपका बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो डिस्कशन हम लोग इसके पहले भी कर चुके हैं, जाके आप देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर उसके एग्जांपल देने लगूँ मैं तो अंतर करना संज्ञान से संबंधित हो जाएगा। और संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, नैतिक संज्ञानात्मक के सिद्धांत जो आपके पियाजी साहब ने दिया है। आगे देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए किस चीज़ की? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ना जरूरी है एज अ टीचर। सही है, बच्चों को समझना, बच्चों की क्या जो है उनके सीखने का क्या तरीका है, उसे जानना एक टीचर के लिए ज़रूरी है। और किस विषय के बारे में कौन सा विद्यार्थी कैसा सोचता है। जैसे अगर क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जो जो गणित को ना पसंद करते हैं, तो क्या रीज़न है, वो आपको जानना जरूरी है एज अ टीचर। तो 19 का अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि तीनों ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में श्रमिक की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे करके जब सीखेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है। जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, बच्चे ने फिजिक्स पूछा। वैसे केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे से इन्वॉल्व होती हैं, आधी चीज़ें यहाँ वहाँ पढ़नी होती हैं। फिर भी बच्चे ने उस सब्जेक्ट से नहीं किसी अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, कहेंगे कि हाँ बेटा पूछ लो, हम बताएंगे। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, दंडित जहाँ करेंगे वो गलत है। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन बहुत ही सही है, कि हम ये नहीं कहेंगे कि बेटा आपका ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, नहीं हम नहीं देंगे, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं, तुम केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे। हम कक्षा के बाद में उस प्रश्न का जवाब देंगे। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार, जैसे कि बच्चे का जो व्यवहार है वो बोलने में या बैठने में, स्कूल में एक डिसिप्लिन नहीं है बच्चा, तो वो क्या करेंगे आप? किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन है? कौन सी पद्धति से आप उसको सुधारेंगे? विद्यार्थी को दंड देंगे, तो दंड देना सही नहीं है। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना है, मतलब बच्चे के बारे में उसके माता पिता से बताएंगे कि आपका बच्चा इसमें जो है प्रॉब्लम है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। मनोविज्ञान यही कहता है कि प्रॉब्लम को ढूंढिए और उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो 22 के सही आंसर की बात करी जाए तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो देखिए, 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो हम सीधे, जैसे हमें कोई बच्चा गिफ्ट देता है या कोई भी गिफ्ट देता है तो हम उन्हें
धन्यवाद कहते हैं, वही काम यहाँ भी आपको करना है। आगे देखते हैं, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कार्य जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ठीक है, दो ऑप्शन नेगेटिव है जो एकदम कट जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि सबसे पहले आप उसे से कारण जानने की बात करें, उससे बात करें और कारण जानें, बाद में उसके अभिभावक को सूचित करें। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है किसने? ब्रूनर ने, रिस्क ने, किलपैट्रिक ने, रॉबर्ट ग्लेजर ने। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इनको कहीं न कहीं आपको रटना पड़ जाता है, तो किलप्रैक्टिस सही हो जाते हैं आपके। ठीक है, आगे देखते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन किया। बाकर मेहदी ने, ओसबर्न ने, गिलफोर्ड ने, टॉरेंस ने। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, टॉरेंस ने मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन किया है। और ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चाएं होंगी जब हम एग्ज़ाम हम लोगों का थोड़ा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम टॉपिक वाइज चीज़ों को लेंगे, चैप्टर वाइज चीज़ों को समझाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? छात्र से कहेंगे उसका प्रश्न बेतुका है, अच्छा हमें नहीं आ रहा है, तो इल्ज़ाम उसके सर पे। टालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, सॉरी, टालने का प्रयास करेंगे, नहीं, टालने का प्रयास भी नहीं करेंगे। प्रश्न का जवाब ढूंढें और अगले दिन उसे बताएंगे। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने से डांट देंगे। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन बहुत ही सही है। अदर ऑप्शन से तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर निकलवाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि प्रश्न अत्यंत कठिन हो, अच्छा ऐसा हो कि बच्चा बता ही नहीं पाए, कि उत्तर ना देने पर दंड दिया जाए, दंड गलत है। छात्रों को समूह में उत्तर देने के लिए कहा जाए, छात्रों के स्तर के हो, तो सही बात है। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए, जैसे आप क्लास 3 में बच्चा है तो क्लास 6 के प्रश्न हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि जो उसके सिलेबस से है, जो जहाँ तक उसकी क्षमता है वहीं से हमें प्रश्न पूछना है। तो 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्यापक को दक्ष होना चाहिए किसमें? एक कौशल में, दो कौशल में, तीन कौशल में, अनेक कौशलों में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक टीचर नहीं, वहाँ पे अजूबा है, उन्हें अनेक कौशल आने चाहिए, बच्चों को हैंडल करना, भाषा सीखना और दृढ़ निश्चयी होना, पेशेंस रखना, डिसिप्लिन्ड होना, ये क्योंकि एक गुरु ही होता है अधिकतर चीज़ें जो बच्चों को सिखाता है, तो वहाँ पे उनका जो व्यवहार है, उनके जो बोलने का तरीका है, बच्चों पे असर करता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, यह सभी। तो बिल्कुल ही आप समझ रहे हैं कि स्नेह का हो जाता है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है जब बच्चों के साथ, जैसा कि हमारा और आप लोगों के साथ हुआ है। विश्वास होता है, सम्मान तो बहुत होता है। ठीक है, फिलहाल इस टाइम में जो टीन एज के बच्चे हैं, यानी कि हाई स्कूल या इंटर, वहाँ पे थोड़ी सी सम्मान की कमी हो जाती है बच्चों में, तो ये सभी होनी चाहिए डेफिनेटली। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये 30 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिविटी से भरे रहिए। थैंक यू।